उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। फिर से हम रिपीट करते, इसको ध्यान सुनिएगा। अगर लोअर कोर्ट में एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स है और सभी प्लेंटिफ्स का ज्वाइंट एंड कॉमन इंटरेस्ट है, कोई सेपरेबल इंटरेस्ट नहीं है, ज्वाइंटली सू किया और ज्वाइंटली डिक्री प्लेंटिफ्स के पक्ष में पास हुआ, तो एग्रीव्ड डिफेंडेंट अपील फाइल किया और अपील में आउट ऑफ टोटल प्लेंटिफ रिस्पोंडेंट कोई एक मर गया और उसके मरने के बाद उसका सब्स्टिट्यूशन विद इन टाइम नहीं हुआ, तो अपील अवेट करेगा पार्शियली इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिसीज्ड रेस्पोंडेंट। ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। फॉर अदर केसेस जहां पर की इंटरेस्ट सेपरेबल है, लेकिन ज्वाइंट एंड कॉमन इनसेपरेबल जहां पर इंटरेस्ट है, वहां पर नॉन सब्स्टिट्यूशन एक व्यक्ति का हुआ है, उसका इंपैक्ट दूसरे पर पड़ेगा जो ऑलरेडी रिकॉर्ड पर है, तो उसके अगेंस्ट भी अपील डिसमिस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं द अपील हैज बिकम इनकम्पिटेंट। ये उदाहरण से समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। एक आदमी अगर मर गया और उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो अवेटमेंट हुआ। ये भी आप जानते हैं कि अवेटमेंट ऑटोमेटिकली होता है। मैं बहुत बार अवेटमेंट के ऊपर भी क्लास लिया हूं, सब्स्टिट्यूशन अवेटमेंट के ऊपर। आप लोग शायद बहुत लोग उसमें पार्टिसिपेट किए होंगे, याद भी होगा, और ऐसे भी आप अपने अनुभव से भी जानते ही हैं कि अगर वो अवेट कर गया तो उसका इफेक्ट क्या होता है। अवेटमेंट का हिंदी मीनिंग तो होता है उपशमन, उपशमित होना, मीन्स डाई ए नेचुरल डेथ, उसकी मृत्यु होगी, मतलब समाप्त हो गया, एंड हो गया। तो अवेटमेंट का भी इफेक्ट होता है डिसमिसल, मीन्स अपील जो है उस पर्टिकुलर डिसीज रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट में डिसमिस हो गया, उसका इफेक्ट होता है, कंसिक्वेंशियल इफेक्ट है डिसमिसल। डिसमिसल हो गया तो इट हैज गॉट, दिस ऑर्डर हैज गॉट ए फोर्स ऑफ डिग्री। डिग्री बनती नहीं है अवेटमेंट का, बट इट हैज गॉट डिक्रीटल फोर्स। अब उसके बाद क्या है प्रावधान, अगर अवेट कर गया तो अवेटेड अपील में एक ही ऑप्शन है वो अवेटमेंट को सेट असाइड करने का। तो ऑर्डर 22 रूल 9 में पिटिशन देगा और सेट असाइड हो सकता है। सेट असाइड होगा, कंडोनेशन ऑफ डिले देगा, सब्स्टिट्यूशन पिटिशन देगा, तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा केस, ऐसा सिचुएशन आया, तो अवेटमेंट का इफेक्ट हो गया डिसमिसल। बाकी जो बच गए सर्वाइविंग रिस्पोंडेंट्स जिनका भी ज्वाइंट एंड कॉमन इंटरेस्ट था, अब उनके अगेंस्ट में अपील जो है अलाउ नहीं हो सकता, इसलिए कि एक रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट में अपील का नेट रिजल्ट हो गया डिसमिसल, तो बाकी रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट में वो अपील अलाउ नहीं हो सकता है। कॉन्ट्ररी ऑर्डर उनके अगेंस्ट में भी डिसमिसल ही होगा, क्योंकि एक ही केस में एक ही पॉइंट पर एक ही जजमेंट से पार्टली अपील डिसमिस, पार्टली अगेंस्ट सब रेस्पोंडेंट नहीं हो सकता। तो इसको बोलते हैं इंटायर अपील हैज बिकम इनकम्पिटेंट। ये सिचुएशन आता है ज्वाइंट एंड इनसेपरेबल, जहां पर सिचुएशन, जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं कि एक अवार्ड बना, 4 आदमी का जमीन गया लैंड एक्विजिशन में और उसका ज्वाइंट अवार्ड बना, ज्वाइंट का रेफरेंस आया, लैंड एक्विजिशन जज जो कि सिविल जज होते हैं, इधर डिस्ट्रिक्ट जज या सब जज, जिनको नोटिफाई किया जाता है। अब वो ज्वाइंट अवार्ड था, सबका कॉमन इंटरेस्ट था, ज्वाइंट बना, ज्वाइंटली प्रोसीडिंग चला, लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग चला, तो उस तरह से सूट में होता है, उसी तरह से होता है। और वो इनहेंस हो गया, अवार्ड बन गया, फिर मॉडिफाइड हो गया कलेक्टर का अवार्ड, उसके अगेंस्ट में स्टेट ने अपील फाइल किया और अपील के दौरान एक रेस्पोंडेंट मर गया, सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, अवेट कर गया, तो अपील ही इंटायर इनकम्प्लीटेड हो गया। ऐसा कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का मिलेगा। तो बेसिक प्रिंसिपल समझ लीजिए, जजमेंट जरूरत पड़ेगा तो आपको हम बता देंगे जजमेंट, कभी पूछिएगा तो, क्योंकि अभी टॉपिक दूसरा टाइम भी है दूसरे टॉपिक का, इसलिए यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस दे रहे हैं कि जहां पर इनसेपरेबल हो और ज्वाइंट डिक्री हो, वहां पर पार्शियल अवेटमेंट
would entail the entire appeal as a competent and a consequence thereto, the appeal has to be dismissed in toto. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन। अब आइए हम लोग आज के टॉपिक पर, प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप लोग कभी पहले कोई क्लास अटेंड की है मेरा कि नहीं, पहले ये बताइए। हमने कई बार लिया है, लेकिन हमको याद नहीं कि किस बैच में, उस बैच में आप लोग थे कि नहीं, लेकिन लगातार बहुत बार हमने क्लास लिया है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से संबंधित प्रावधानों। अटेंड किया है तो आई थिंक बहुत शुरू में किया है तो बहुत डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं। ऑल इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट प्रोविजंस आप लोग को मालूम ही। अब यहां पर एक चीज बता देते हैं, क्योंकि वो इससे भी संबंधित है और अपील, सिविल अपील से भी संबंधित है। अगर किसी भी अपील में प्लेंटिफ या डिफेंडेंट यानी कि अपलेंट और रेस्पोंडेंट अपील में डेथ हो गया और उसका सब्स्टिट्यूशन के लिए जो नेचुरल हेयर है, अगर हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, और मोहम्मदन है तो मोहम्मदन लॉ के हिसाब से, जो उसका नेचुरल हेयर है वो सब्स्टिट्यूशन का पिटीशन देता है। और दूसरा सब्स्टिट्यूशन पिटीशन देता है जो विल के आधार पर आता है। जो पार्टी मर गया वो विल लिखा था उसके आधार पर आता है, तो कंटेस्ट हो जाता है नेचुरल हेयर का, और इसको बोल देंगे टेस्टामेंट्री हेयर। तो वहां पर कभी कभी लोगों को दिक्कत होती है, और उस पर बहुत से केस है, पटना हाई कोर्ट का भी है और सुप्रीम कोर्ट का भी है। उसमें क्या है बेसिक प्रिंसिपल कि स्टैट्यूटरी जो हेयर्स है अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूट, उसको ओवरराइड करता है टेस्टामेंट्री हेयर। इसलिए करता है कि जब आप हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 8 जो मेल को डील करता है और सेक्शन 15 जो फीमेल को डील करता है, वो दोनों में लिखा हुआ है व्हेन ए हिंदू डाइड इंटेस्टेट और व्हेन ए फीमेल डाइड इंटेस्टेट, मतलब डेथ होना चाहिए इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब विदाउट एक्सक्यूटिंग एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। तो विल इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्टामेंट और टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। It is also known as bequest. All are one and the same. Will, bequest, testament, all are one and the same. So where there is no will, then Hindu Succession Act apply. Hindu Succession Act itself says dying intestate. This word is very significant. It means if the person concerned has left some will, then the testamentary heir has got only right of inheritance. And if he has got the right of inheritance, then he is only the competent person to be substituted in place of that person, either in the stage of appeal or in the stage of trial, whatever may be the stage. This is one aspect. Second aspect आता है कि लोग, कई बार हुआ है, पटना लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी ऑर्डर है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी है, और अभी भी हमसे पूछा भी जाता, और कई केस मैंने पर्सनली कंडक्ट किया है जिसमें मेरा अनुभव है। लोग ज्यादातर समझते हैं, अब हम समझते हैं, जब मेरा क्लास आप लोग जो भी जितने भी ऑफिसर अटेंड किए हैं तो उनको ये क्लैरिटी हो गई है कि टाइटिल डज नॉट पास थ्रू दी प्रोवेट और ग्रांट ऑफ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एकदम कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, इसको नोट करिए। कॉमन नोशन है, जो कि रॉन्ग नोशन है, कि जब प्रोवेट नहीं हुआ था टाइटिल नहीं होगा। It is a wrong notion under the law. The correct proposition of law is title pass in favor of the legatee. Legatee means the person in whose favor will has been executed. Will लिखने वाला आदमी टेस्टेटर कहलाता है या ऑथर ऑफ द विल, और जिसको विल लिखा जाता है उसको लिगेटी कहते हैं। लिगेटी के अलावे भी
बेनिफिशियरी हो सकता है, जिसको कि विल से कुछ बेनिफिट मिलेगा, उसको मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉपर्टी का डिवीजन में कोई बेनिफिट, ये सब उसको लीगेसी भी कहते हैं और उसको बेनिफिशियरी भी कहते हैं। तो जो क्रिएट हुआ इंटरेस्ट इट इज लीगेसी, और जिसके पक्ष में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ वो लीगेटी, और जो डायरेक्ट लीगेटी नहीं है लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी है तो वो कहलाएगा बेनिफिशियरी। अब जैसे एक आदमी ने विल लिखा और उसमें लिखा कि ये हमारी सारी प्रॉपर्टी मंदिर में चली जाएगी और उसका देखभाल करने वाले जो इसके पुजारी हैं उन्हीं के जिम्मे सारा रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो देखभाल करने का जिनको जिम्मा बना दिया गया, प्रॉपर्टी चला गया डीटी में, जो देवी देवता है, जुस्टिक पर्सन माना जाता है डीटी, तो डीटी में चला गया, टाइटिल पास कर गया डीटी को, लेकिन देख रेख मैनेज करने वाले बना दिया गया उनका जो पुजारी है, जिसको कि मैनेजर या सेवैत भी कहते हैं, या अगर मठ वगैरह है तो महंत कहते हैं। तो वो जो हुए विल से जिनको पावर दिया गया उनको कहा जाता है एक्सक्यूटर। एक्सक्यूट से एक्सक्यूटर बना है। कार्यपालक, कार्यपालक मीन्स जो कार्य निर्धारित किया गया है विल में टेस्टेटर के द्वारा, ये काम आपको करना है, ऐसे प्रॉपर्टी मैनेज करना है या ऐसे उसको डिवाइस करना है, वो सब देखने वाले कहलाते हैं एक्सक्यूटर। तो 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, टेस्टेटर, एक्सक्यूटर एंड लीगेटी। टेस्टेटर मीन्स ऑथर ऑफ द विल, executor means who has been appointed by the testator through the will to execute the work of division of property or vesting of the property or management of the property. He is called executor. और जिसके पक्ष में विल लिखा गया, जिसको कि टेस्टामेंट्री हेयर बनाया गया फॉर द पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, वो कहलाया लीगेटी। इसके अलावा एक पर्सन है जिसको कि उसे कुछ बेनिफिट मिलेगा, वो कहलाता है बेनिफिशियरी। अब जो एग्जाम्पल से समझा रहे हैं उसमें मंदिर में दिया गया, देवी देवता के नाम से दे दिया गया, वो देवी देवता मालिक हो गए, मैनेजर बना दिया गया पुजारी को, तो पुजारी हो गया एक्सक्यूटर। पुजारी को उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं मिला। तो एक्सक्यूटर 2 टाइप का होता है। एक्सक्यूटर ऐसा आदमी भी हो सकता है जिसको कि उसमें कोई इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में नहीं दिया गया, और सिर्फ राइट ऑफ मैनेजमेंट दिया गया। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि वो लीगेटी भी हो और एक्सक्यूटर भी हो। तो लीगेटी और एक्सक्यूटर 1 एंड द सेम पर्सन हो सकता है। एक्सक्यूटर 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 पर्सन भी हो सकता है, या कंडीशनल एक्सक्यूटर भी हो सकता है कि इतना दिन तक ए एक्सक्यूटर रहेगा, उसके बाद बी एक्सक्यूटर हो जाएगा। या ऐसा रह सकता है कि ए एक्सक्यूटर मर गया तो उसके बाद बी एक्सक्यूटर काम करेगा। लेकिन बेनिफिशियरी जो बता रहे हैं उसको समझने के लिए इसी उदाहरण में जोड़ देते हैं कि अगर उसमें यह लिखा हुआ है कि मंदिर के साफ सफाई करने वाला जो व्यक्ति है उसको एक्सक्यूटर जो पुजारी है वो हर माह 100 रुपया देंगे, तो उसको कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन उसको बेनिफिट मिला, उस विल के थ्रू उसको हर महीने 100 रुपया मिलेगा। और पुजारी को सिर्फ ऑथोरिटी मिला टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रॉपर्टी विच हैज ऑलरेडी बीन बिक्वेस्ट इन फेवर ऑफ द डीटी, तो वो एक्सक्यूटर हो गया। तो ये एक्सप्लेनेशन समझा दिए। इसी के आधार पर हम कहते हैं कि विल के द्वारा राइट टाइटिल इंटरेस्ट पास करता है। कब? जब टेस्टेटर का डेथ हो जाता है। Passing of title is not dependent upon grant of probate or letters of administration. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सेटल प्रिंसिपल लॉ है। अगर इसके बियॉन्ड आपका कोई कंसेप्शन है पहले से, तो उस कंसेप्शन को आप रिमूव कर दीजिए और इसको नोट कर लीजिए माइंड में, और नोटबुक में भी नोट करिए, ये हमेशा आपको काम देगा। दूसरा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोवेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वकील के स्तर पर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के स्तर पर भी दोनों जगह भ्रांतियां हैं और गलतियां हैं। ऑलमोस्ट ऑल पिटीशन में ये गलती हम देखते हैं, या तो गलत प्रोविजन लिख देते हैं लोग, या दोनों प्रोविजन लिख देते हैं लोग। प्रेयर या तो दोनों कर देते हैं या ऑल्टरनेटिव प्रेयर कर देते हैं।
इसका मतलब है लॉ की जानकारी नहीं है। इसलिए यहां पर आप इसको नोट करेंगे कि प्रोवेट कब ग्रांट होता है और लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कब ग्रांट होता है, और बेसिक डिफरेंस क्या है। दोनों का पर्पस है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट एंड पासिंग ऑफ इंटरेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्टेट बिलोंगिंग टू द डिसीज्ड टेस्टेटर। जो टेस्टेटर मर गया उसका एस्टेट यानी कि जो प्रॉपर्टी छोड़ के मरा उसका डिवीजन कैसे होगा, कौन इनहेरिट करेगा, कौन मैनेज करेगा, ये सब के लिए आइदर प्रोवेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट होता है। दोनों एट ए टाइम एक ही आदमी को ग्रांट नहीं हो सकता, और दोनों एक भी है और अलग अलग भी है। एक इसलिए है कि दोनों का मकसद है फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, डिवीजन एंड वेस्टिंग ऑफ द प्रॉपर्टी बिक्वेस्ट बाय द टेस्टेटर। वो कैसे होगा उसका फॉलोअप, उसके लिए दोनों का ही पर्पस है। प्रोवेट कब होता है, जब टेस्टेटर किसी को अपॉइंट कर देता है विल में ही, अलग से कोई डॉक्यूमेंट उससे अगर हुआ तो वो नहीं, विल के अंदर ही ऐसा प्रावधान हो, ऐसा कंटेंट्स हो, ऐसा रिसाइटल हो जिससे पता चले कि सो इन सो व्यक्ति को एक्सक्यूटर अपॉइंट किया गया है। तब वो एक्सक्यूटर टेस्टेटर के डेथ के बाद प्रोवेट के लिए अप्लाई करेगा। ये प्रावधान मिलेगा आपको सेक्शन 222 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में, जो मैंडेटरी है। दो जगह वर्ड शैल उसमें यूज हुआ है। तो जब आपके पास कोई ऐसा एप्लीकेशन आता है तो आपको विल को एग्जामिन करना होगा, और विल को देखना होगा उसमें कोई एक्सक्यूटर अपॉइंटेड है कि नहीं, या नेम्ड है कि नहीं। अगर नेम्ड नहीं है तो प्रोवेट ग्रांट नहीं होगा। लेकिन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट हो सकता है। तो बेसिक डिफरेंस यही हुआ कि प्रोवेट इज ग्रांटेड टू द नेम्ड और अपॉइंटेड एक्सक्यूटर अंडर द विल, whereas letter of administration granted to any person who is a legatee under the will if it is on the basis of will। तो दोनों जो ग्रांट होता है प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिस उसका है विल, विल बेसिस है, और डेथ ऑफ टेस्टेटर कॉज ऑफ एक्शन है। जब डेथ होगा उसी समय कॉज ऑफ एक्शन शुरू होगा, तो उसको अप्रोच करना पड़ेगा। तो यानी कि प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। विल है तो कब प्रोवेट होगा, कर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये समझिए। नेम्ड अपॉइंटेड है तो प्रोवेट, नेम्ड अपॉइंटेड नहीं है, विल है लेकिन नेम्ड एंड अपॉइंटेड एक्सक्यूटर नहीं है तो एले होगा। और दोनों फाइल होगा सेक्शन 276 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट। 276 में ही दोनों पिटिशन फाइल होता है, एले के लिए भी और प्रोवेट के लिए। एक डिफरेंस और है कि अगर विल नहीं है तो भी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट हो सकता है। वो सेक्शन है 278। The section 270A is a grant for grant of private or letter of administration, whereas section 278 is in respect of grant of only letter of administration where there is no will। अब सवाल उठता है कि जब विल नहीं है तो कैसे ग्रांट होगा। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है, और सिविल कोर्ट में भी सूट फाइल होता है। हालांकि यहाँ बहुत कम होता है, शायद आप लोग कभी देखे भी नहीं होंगे और ज्यादातर लोग सुने भी नहीं होंगे। उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सूट। एडमिनिस्ट्रेशन सूट कई तरह का सूट होता है, नेटाइटी सूट, मॉर्गेज सूट, मनी सूट, एविक्शन सूट, स्मॉल कॉज सूट।
तो उसी में सूट फॉर अकाउंटिंग, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बहुत तरह का होता है, सूट फॉर रिडेम्पशन, सूट फॉर फोरक्लोजर, सूट फॉर सेल। तो सिविल नेचर का जितना है तो बहुत तरह का सूट होता है, और उससे अपील राइज करेगा तो सब आपके पास आएगा अपील। तो वैसे सिचुएशन में जब कोई डिस्प्यूट हो गया, डिसीज प्रॉपर्टी छोड़ के मरा, उसके प्रॉपर्टी के डिवीजन के लिए और उसके मैनेजमेंट के लिए कोई न कोई तो उसका वारिस होगा ही, चाहे फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, अगर वो नहीं है तो एग्नेट हो, कोगनेट हो, अगर कोई नहीं तो एस्टेट हो जाएगा, एस्टेट का हो जाएगा, जैसा कि आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट में प्रावधान है। तो डिस्प्यूट अगर होता है तो कोई भी आदमी 278 में कोई भी आदमी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्रोच कर सकता है, जबकि 276 में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रोच के लिए विल जरूरी है, और विल का जो लीगेटी है या उसका स्टैट्यूटरी ईयर बनाया गया जिसको टेस्टामेंट्री ईयर, उसमें से कोई एक कर सकता है। और इसमें है कि जिस विल है ही नहीं तो जो डिसीज है उसका जो वारिस है वो भी कर सकता है, और थर्ड पर्सन भी कर सकता है। थर्ड पर्सन क्यों करेगा और किस स्थिति में करेगा? तो वो अगर कहता है कि हम इन एनी कैपेसिटी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, एयर नहीं है लेकिन हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सीपीसी में डिफाइन हुई डिफिनेशन आएगा, उसका सीधा डिफिनेशन है ए पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज इज कॉल्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो उसका किसी न किसी कैपेसिटी में उसका असाइनी हो, उसका एक्सक्यूटर हो, उसका रिसीवर हो, कोई नहीं कोई कैपेसिटी में अगर उसको लुक आफ्टर करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो वो भी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है 278 में, या जो वारिस है उसमें से कोई एक अप्लाई कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन है कि सूट सिविल कोर्ट में फाइल करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन सूट। दोनों का पर्पस एक ही है और दोनों में रिलीफ जो है वो कॉमन होता है। यहां पर आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाएगा, मीन्स आपको कोर्ट ने ऑथराइज कर दिया कि यू आर द ऑथराइज पर्सन टू एडमिनिस्टर द स्टेट ऑफ द डिसीज सो एंड सो। अब बाद में अगर कोई रेगुलर सूट आया तो उसका पोजीशन एडमिनिस्ट्रेशन का इतना ही रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर का सूट में, कि हम बाय वर्च्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ LA आई एम जस्ट एडमिनिस्ट्रिंग द स्टेट, और उसका जो उसका राइट लाइबिलिटी अकाउंटिंग वगैरह वगैरह होगा वो सब करेगा। तो उसके बाद भी सूट आ सकता है, बिना LA फाइल के हुए भी सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट आ सकता है, वो अलग एस्पेक्ट। तो अगर आपके यहाँ कोई जनरल अपील में कह रहे हैं और फिर ये जो सब प्रोवेट प्रोसीडिंग होगा, ये दोनों को एक साथ बता रहे हैं क्योंकि कॉमन प्रोविजन सब्स्टिट्यूशन का है। तो अगर कोई सिविल अपील आपके यहाँ पेंडिंग है और सब्स्टिट्यूशन का मैटर आ गया और विल के आधार पर सब्स्टिट्यूशन के लिए आया, तो ज्यादातर लोग उसको या तो दोनों को अलाउ कर देते हैं, अगर दोनों पार्टी आया, मतलब एयर्स जो पहले से एक्ट के हिसाब से हिंदू सक्सेशन एक्ट या मोहम्मदन लॉ के हिसाब से है वो उसको भी कर दिया, साथ साथ इसको भी कर दिया, और फाइनली मेरिट पर देखा जाएगा, कुछ इस तरह का ऑर्डर कर दिया, या आप किस पेंडिंग में डाल दिया कि बाद में इसमें ऑर्डर हुआ एट द टाइम ऑफ फाइनल हियरिंग ऑफ द अपील। ये सब रॉन्ग प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इमीडिएटली उसी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है जो टेस्टामेंट्री एयर है। तब दूसरा क्वेश्चन राइज करता है कि अभी तो प्रोवेट हुआ ही नहीं है या LA ग्रांट हुआ नहीं, तो क्यों सब्स्टिट्यूशन करें? तो उसमें वही प्रिंसिपल काम करता है कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ विल या प्रोवेट ऑन द बेसिस ऑफ विल, ये इट इज ओनली ए सर्टिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजिग्नेटेड कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज who is supposed to be a designated authority under that special act. District judge has been empowered, but he is not functioning as a district judge like other suit and proceedings and appeal. But he is a persona designata, मतलब designated authority.
इसलिए उस कोर्ट को बोलते हैं प्रोवेट प्रोसीडिंग में इट इज ए प्रोवेट कोर्ट एंड प्रोसीडिंग is a probate proceeding. It is not a suit. It is not a suit. It is a proceeding. And the court is not a court, suppose, like the civil court or the court as defined as a civil court, court of municip, court of sub-judge or court of district judge. District judge, by virtue of being in office, that is, district judge as a ex officio persona designata for grant of succession certificate, letter of administration and probate. तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है, यू आर इन प्लेस ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट जज, वही सिचुएशन आपके साथ है। तो आप सब्स्टिट्यूशन के लिए अलाउ करेंगे जनरल सिविल अपील में जो विल के आधार पर सब्स्टिट्यूशन मांग रहा है। ग्रांट ऑफ प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इमैटेरियल, इसके लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से टाइटल पास नहीं करता, वो सिर्फ विल के वैलिडिटी को अपहेल्ड करता है। अगर आपने प्रोवेट ग्रांट कर दिया या एलए ग्रांट कर दिया तो इसका मतलब है कि द विल इज वैलिड एंड लीगल, नथिंग मोर नथिंग लेस। सर अभी अपील में तो विल का कुछ हुआ नहीं है कि वो वैलिड है या नहीं, लेकिन इस कंडीशन में लीगल एयर को डिबार कर देना अपोज करने से या अपने पक्ष को रखने से बता रहे हैं। अभी आप समझिए, अच्छा सवाल पूछे। सिविल अपील कह रहे हैं, अभी प्रोवेट में नहीं आए हैं, और प्रोवेट का अपील आपके यहाँ नहीं होगा। आप प्रोवेट के लिए ओरिजिनल कोर्ट है, ये आप समझ रहे हैं ना। प्रोवेट का तो बात अलग है। हाँ, अभी सिविल अपील पर ही हम कह रहे हैं। हाँ, तो सिविल अपील लीगल एयर थे, उनका भी राइट था, तो नहीं ना होगा। आपको ही ना बताए लीगल लेयर को राइट कब होगा, जब बिना विल के मरेंगे। विल हो जाने से वो विल है या नहीं है, ये तो अभी क्वेश्चन ये आपको सब्स्टिट्यूशन के स्टेज में देखने का अधिकार नहीं है, ये आपको दूसरे प्रोसीडिंग में देखा जाएगा। वो अगर बिल को चैलेंज करता है, क्योंकि अपील में अपलेट कोर्ट में आया, अपील के स्टेज में डेथ हुआ है, ट्रायल कोर्ट में विल का रेफरेंस नहीं आया, ट्रायल कोर्ट ने कोई फाइंडिंग नहीं दिया है, और विल वाज नॉट फैक्ट इन इशू, विल का कोई इशू नहीं था, विल का कोई डिस्प्यूट नहीं, बंटवारा का केस हो या एविक्शन का केस हो या मॉर्गेज का सूट हो या कोई मनी सूट हो, कोई भी सूट हो, तो उसमें तो विल का कोई इशू था नहीं, और उससे अपील आपके यहाँ आया, और अपील में सब्स्टिट्यूशन का स्टेज आया, बिल के आधार पर आया था। नेचुरल एयर को राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ही बता रहे हैं। सेक्शन 8 और सेक्शन 15 हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़िएगा, उसमें ओपनिंग लाइन में लिखा हुआ है, ए फीमेल और ए मेल डाइड इंटेस्टेट। जब इंटेस्टेट मरेगा तभी उसको राइट है, तो उसका राइट सुपरसीडेड हो जाता है। स्टैट्यूटरी जो राइट उसका है इनहेरिटेंस का, वो सुपरसीडेड होता है बाई टेस्टामेंट्री राइट। टेस्टामेंट, चूंकि जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, ये उसका पैरामाउंट कंसिडरेशन है कि हमारे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसको मिले नहीं मिले। उसको राइट है कि हम प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। अगर वो जिंदगी में ही दे देता तो उसके वारिस को कोई नहीं मिलता, बाहरी आदमी को भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। तो उसी तरह से विल को भी डिस्पोज कर सकता है। ए पर्सन हु इज कम्पिटेंट टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाई विल इज ऑल्सो कम्पिटेंट टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाई गिफ्ट ऑल्सो, और वाइस वर्सा। जो गिफ्ट कर सकता है तो विल भी कर सकता है। तो अगर गिफ्ट कर देता तो कौन होता, जो डोनी होता वो सब्स्टिट्यूट होता, उसका एयर तो नहीं होता। तो आपको यही लग रहा है कि टाइटल गिफ्ट से तुरंत पास करता है, विल से नहीं करता है। इसलिए प्रिंसिपल लॉ बताया कि टाइटल उसको पास करता है जिस दिन डेथ हो जाता है। गिफ्ट में टाइटल पास करता है इंस्टेंटेनली, जैसे ही हुआ वैसे ही टाइटल पास कर। और विल में मान लिया विल लिखा 2001 में और टेस्टेटर मरा 2005 में, तो 2005 में उसको टाइटल पास कर गया। Passing of title is not dependent upon grant of probate or letter of administration. यही settled law. Sir, there is a imaginary circumstance where we allow substitution of testamentary successors in a suit and reject the applications so filed by the successors under Hindu Succession Act. And subsequently we find that probate has been disallowed and probate petition has been rejected. So, with the proceeding we have taken with testamentary successors in the respective proceedings, sir, that will become bad.
So what is the purpose of making those persons whose will has not been provided party in the suit, sir? Every situation can be decided in the stage at which that situation arises in the facts and circumstances of particular That case. is true, sir. That is true. And this, But the matter is, there is no if. has not been No, no, provided. my answer is there is no if and but, there is no reasoning. The law mandates, Supreme Court has directed, and this is a settled principle of law. I will give judgment on this point. Can you give me the citation, sir? हाँ दे Give रहे me हैं, the citation. अभी दे रहे हैं सर, चूंकि वो टॉपिक यहाँ पर हम खुद उसको उस फर्स्ट पार्ट वाला जो लेक्चर सीरीज था उसी का ही मैटर था, लेकिन हमारे ध्यान में आ गया इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो वो भी आपको हम इम्पोर्टेंट जजमेंट सब दे देते हैं, वही लिखा देते हैं, आप लोग को इस पर ज्यादा जरूरत है। Sorry, sir. हाँ बोलिए। If I'm permitted. हाँ बोलिए, like बोलिए। an additional question. Whether there is any limitation prescribed for filing any probate proceeding? देखिए वो उस पर बहुत सारा जजमेंट है, लिमिटेशन नहीं है और है, अब उसको समझाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन Second बता रहे हैं उसका आंसर है आर्टिकल 137 इज एप्लीकेबल, ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया। Second question is that in a probate proceeding, the court is only required to see the genuineness of the will itself. But if a person executes any will in regard to Gandhi Maidan Patna, and he is having no right to execute that very will, what shall be the position? Only the court is whether only confined to see the genuineness, or there is the title is not required to be considered, it is beyond the jurisdiction of the court. Only there are three conditions. I will come to that directly. अभी वो उसके लिए 3 सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 54, सेक्शन 59, सेक्शन 63, वो सब बताएंगे आपको और हर बात पर। लेकिन अब ये आप जान रहे हैं कि उसका टाइटल नहीं है, but your jurisdiction is not to say that he is not a title holder of that property. That is my question. Yes. That is my question. Yes, probate has to be. It is exclusively within the domain of the civil court. You are not a civil court. Yes. Even in contested probate matter, the probate court does not become a civil court, and the proceeding does not become a suit. It has only the trappings of the suit. That is the most important thing. Sir, sorry, sir. My inquisitiveness is that if in a probate proceeding only the genuineness of the will is required to first is genuineness, second is soundness mind of the testator, yes, and third is dispelling the suspicious circumstance. There are 3 yardsticks कि कोई suspicious circumstance है कि नहीं, और sound mind testator का था कि नहीं, who was competent to execute this document, और तीसरा हुआ आपका जेन्युइनली या वैलिडली एक्सक्यूटेड है कि नहीं, उसी में उसका वैलिड एक्सक्यूशन भी आएगा, वैलिड अटेस्टेशन भी आएगा। दीज आर इंपॉर्टेंट, अटेस्टेशन एंड एक्सक्यूशन बोथ हैज टू बी प्रूव्ड। इसका जो पैरामीटर्स है जनरल डॉक्यूमेंट से अलग हट करके है, उससे ज्यादा हेवी वर्डन है, उसमें अटेस्टेशन भी प्रूव करना बहुत जरूरी है। तो वो सब बताएंगे वो हाँ। अभी तो आउटलाइन, अभी तो हम लोग बाहर बाउंड्री में घूम रहे हैं, अभी उसमें अभी चक्रव्यूह में घुसे नहीं है, अभी चक्रव्यूह के बाहर ही है। अभी हुजूर से हम अपनी बात रख ही देते हैं। हाँ ठीक, अच्छी बात है, हमारे डिस्कशन होने। अगर प्रोबेट में only the court is required to see the genuineness of the document, the will, और कोई व्यक्ति अगर if he goes and executes a will in regard to Gandhi Maidan, where he has no right to execute any such will, and the court is only confined to test the genuineness of the document, what shall be the order? What the court can do at that very stage? What shall be the effect of that very order or proceeding? Effect जो हो ये आपको नहीं देखना। You are not required to see the effect. It means I should grant probate. Yes, this is the law.
अब वो आएगा, वो आएगा। अब इस पर आप सब्स्टिट्यूशन पर जजमेंट लिखिए। बोलिए प्रजेश। अब किस प्रोविजन में वो समझने के लिए सब्स्टिट्यूशन उसी का होगा, इसको समझने के लिए कई जजमेंट है आपका, 1 बाई 1 आप चाहिए तो लिख सकते हैं। आइए एक ही जजमेंट हम बता देते हैं, उसी को लिखिएगा। क्या सभी जजमेंट दिखा दें? सब्स्टिट्यूशन ठीक, लिखिए। अनप्रोवेटेड विल के जो एक्सक्यूटर या लीगेटी है उनको क्या राइट है? तो सबसे पहला जजमेंट लिखिए, रामाधार चौधरी वर्सेस दुल्हिन इंद्रपड़ी देवी। रामाधार चौधरी वर्सेस दुल्हिन इंद्रपड़ी देवी। – 2007 वॉल्यूम 1 PLJR। पेज 179। ये जजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें जनरल प्रोविजंस जो सेक्शन 211 और 213 का डिस्कशन हुआ है। इंडियन सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 211 देखेंगे तो 211 कहता है कि जो लीगेटी होता है या एक्सक्यूटर होता है, ही इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टेस्टेटर एंड द प्रॉपर्टी वेस्ट इन हिम। तो वेस्टिंग ऑफ टाइटिल विल से होता है, इसके लिए सेक्शन 211 क्लियर, उसी सेक्शन 211 पर ही जजमेंट है। लेकिन 213 एक सेक्शन है जो कहता है कि अनप्रोवेटेड विल के आधार पर कोर्ट डिक्री नहीं दे सकता। उसको जब फाइनल जजमेंट उसके पक्ष में होगा तो विल प्रोवेटेड होना चाहिए, सेक्शन 213 कहता है। तो वो दोनों को पढ़ने से कभी कभी कंट्राडिक्टरी अपरेंटली लगता है, इसलिए दोनों को मिला करके इस जजमेंट में कंसीडर किया गया है और होल्ड हुआ है। उसमें ही है, ए लीगेटी और एक्सक्यूटर ऑफ अनप्रोवेटेड विल कैन इंस्टीट्यूट ए सूट और सेट अप ए क्लेम बाय वे ऑफ डिफेंस। He can be substituted also in place of the testator in any suit. उसको सूट फाइल करने का भी राइट है। सपोज कीजिए कि एक आदमी है, विल लिखा और उसका जो एक्सक्यूटर या लीगेटी है, विल लिखने वाला टेस्टेटर मर गया, तो उसी विल के आधार पर बिना प्रोवेट के भी टाइटल सूट फाइल कर सकता है। दैट सूट इज मेंटेनेबल। अगर वो डिफेंडेंट है तो डिफेंस भी अपना सेटअप कर सकता है। तो जब टाइटल सूट फाइल कर सकता है तो सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं होगा? तो इसमें तीनों लिखा हुआ है, सूट फाइल कर सकता है, डिफेंड कर सकता है और सब्स्टिट्यूट हो सकता है। दूसरा लिखिए, ये कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट है, AIR 1980 कलकत्ता 117। इसका पार्टी का नाम है अजीत कुमार हाजरा वर्सेस रतीन्द्रनाथ राय। AIR 1980 कलकत्ता 117, अजीत कुमार हाजरा वर्सेस रतीन्द्रनाथ राय। ये सेक्शन 213 को भी कंसीडर किया है
और 211 को भी किया है, और 306 इंडियन सेक्शन एक्ट को कंसीडर करके सेक्शन 213 को एक्सप्लेन किया है। सेक्शन 213 डज नॉट ऑपरेट एज ए बार टू इंस्टीट्यूशन और प्रोसिक्यूशन बाय एक्सक्यूटर ऑफ एन एक्शन बिफोर ऑब्टेनिंग प्रोवेट ऑफ द विल. He can be substituted in place of deceased testator in a suit, but no decree can be passed before obtaining probate. वहां पर रिगर लगा दिया है 230 कि सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, सूट भी फाइल कर सकता है, लेकिन उसके पक्ष में डिग्री नहीं होगा. रिपीट साइटेशन सर. साइटेशन बताएं ना. AIR 1980 कलकत्ता पेज 117. पार्टी नाम अजीत कुमार हाजरा वर्सेस रतीन्द्र नाथ राय. थैंक यू सर. और सुप्रीम कोर्ट ने इसको और रिलैक्स कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट कह दिया है कि सब्स्टिट्यूशन भी होगा, जजमेंट भी पास हो जाएगा अनप्रोवेटेड बिल पर, डिग्री भी हो जाएगा, लेकिन एक्सक्यूशन नहीं होगा. तो फाइनल जजमेंट वही हो गया सुप्रीम कोर्ट का. Recording in progress. एक और जजमेंट है डिवीजन बेंच का, हाई कोर्ट का, वो भी लिख लीजिए, और एक सुप्रीम कोर्ट का 2004 वॉल्यूम 1 PLJR 2004 वॉल्यूम 1 PLJR 469 माखन प्रसाद सिंह वर्सेस वासुदेव सिंह. और इससे भी इंपॉर्टेंट है जस्टिस BN अग्रवाल एंड जस्टिस नागेंद्र राय का डिवीजन बेंच, वो है 1992 वॉल्यूम 2 PLJR पारा नंबर 5 and 12 सुरेश सिंह वर्सेस राजा राम सिंह. पेज 129 1992 वॉल्यूम 2 PLJR 129 सुरेश सिंह वर्सेस राजा राम सिंह, पारा नंबर 5 and 12. ये डिवीजन बेंच जजमेंट जस्टिस BN अग्रवाल एंड जस्टिस नगेंद्र राय का है. ये बड़ा अच्छा से डिस्कशन है, प्रीवियस जजमेंट भी इसमें कंसीडर है, और उसका जिस्ट आपको बता रहे हैं. एन एक्सक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए डिसीज पर्सन, तो एक्सक्यूटर समझ गया, एडमिनिस्ट्रेटर भी समझ गया. इज हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज एंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिसीज वेस्ट इन हिम. जैसे ही मरा तो प्रॉपर्टी वेस्ट कर गया, तो उसको सारा टाइटल हो गया, वो बेच भी सकता है. ही कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ डिफेंडेंट डिसीज्ड डिफेंडेड इन ए सूट. इसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी प्रिंसिपल को कहा है. वो केस है 2005 वॉल्यूम 9 SCC 2005 वॉल्यूम 9 SCC 375 क्रिस्टल डेवलपर्स वर्सेस आशा लता. रिपीट कीजिएगा सर. हाँ, 2005 वॉल्यूम 9 SCC 375 पारा नंबर 28. पार्टी का नाम है क्रिस्टल डेवलपर्स वर्सेस आशा लता. और एक जजमेंट जो लास्ट जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहता है कि डिक्री भी हो सकती है, वो जजमेंट भी नोट करा देते हैं.
अब नहीं हो तो सर रहने दिया जाए ना, जैसे चाय वाय पी लेते तब ये पछते। अच्छा, टी ब्रेक का टाइम हो गया? जैसा आप आदेश कीजिए सर। नहीं, आप लोग का रूटीन है और इच्छा है तो हम आपके चाय के बीच में हम नहीं जाएंगे। श्रद्धा वाले भाई का सजेशन आपके प्रति आनंद बाबू ज्यादा चाय का जोश चल रहा है। हाँ ठीक है, आनंद भाई का सजेशन वेलकम है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो हम लोग ज्यादा नहीं, शॉर्ट ज्यादा चाय पी रहे हैं। शॉर्ट, चूंकि आप लोग तो सब अपने अपने ऑफिस या घर में होंगे। आप लोग कहाँ से अटेंड कर रहे हैं, अपने ऑफिस से कि घर से? घर में तो हाँ, तब तो ठीक है, रिलैक्स है, चाय पी लीजिए, 10 मिनट में फिर हम लोग सर ये घर से बाहर है सर। अच्छा घर से बाहर धूप में बैठे हैं सर। अच्छा अच्छा ठीक है, इसी को कहते हैं बून इन डिसगाइज। कम से कम पेंडेमिक के वजह से वर्चुअल में थोड़ा सा तो रिलैक्स हुए थे, घर में बैठ के ही काम कर रहे हैं। आज एकेडमी में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जो ट्रेनिंग सर एकेडमी में आके आनंद मिलता है, छत पर से मोबाइल में से थोड़े होता है। आके जाके आनंद मिलता है। चाय पिलाइए।